यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं और इस परीक्षा में आप भाग लेना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 और इसका सिलेबस के बारे में, यानी प्रधान शिक्षक से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी वीडियो में सिलेबस के बारे में ज़रूर चर्चा किए हैं। तो जैसा कि इस प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे जो 150 अंक के होंगे, जिसमें डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न जो 75 अंक के होंगे और समान अध्ययन से संबंधित 75 प्रश्न जो 75 अंक के होंगे, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक के होंगे। तो आज के इस वीडियो में डीएलएड विषय से संबंधित क्लास 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग इकाई 1 के टॉपिक 3 को देखेंगे। जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया भी है कि डीएलएड विषय से संबंधित कुल 8 इकाई पढ़ना है और सभी इकाई में 6 या 7 एवरेज में टॉपिक है। तो बारी बारी से सभी इकाई और उन सभी इकाइयों के सभी टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इकाई 1 के टॉपिक 3, जिसका नाम है शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। तो आज इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे और इस वीडियो को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे और टीआर प्रमोद कुमार पे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी और इसमें विषय होगा समान अध्ययन एवं डीएलएड विषय। प्रश्न पत्र 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें एक पार्ट्स में समान अध्ययन होगा। भाग 1 में 75 प्रश्न होंगे और भाग 2 में भी 75 प्रश्न जो डीएलएड विषय से संबंधित होंगे। और परीक्षा की जो अवधि होगी 2.5 घंटे की होगी और कुल 150 अंक का प्रश्न होगा। इसके बाद भाग 1 एवं भाग 2, जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न पत्र जो है 2 भाग में बटा हुआ रहेगा और भाग 1 में समान अध्ययन पत्र होगा और इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल होगा। और भाग 2 में जो है डीएलएड विषय, जो हम सभी ने 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न 150 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। और अब देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन से। चलिए टॉपिक पर आएंगे। तो टॉपिक पर आने से पहले सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और सभी वीडियो में सबसे पहले 1 या 2 मिनट में सिलेबस पर ज़रूर चर्चा करता हूँ। तो भाग 1, जैसा कि मैंने बताया कि भाग 1 में समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे और इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता से 25 प्रश्न या 25 अंक का हो सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिसमें 10 प्रश्न 10 अंक के हो सकते हैं। समान विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न जो 10 अंक के हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय तुलक से 10 प्रश्न जो 10 अंक हो सकता है। भूगोल से 10 प्रश्न 10 अंक के और भारतीय राजनीति से 10 प्रश्न जो 10 अंक का हो सकता है। इसके बाद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो डीएलएड विषय से प्रश्न होंगे वो 75 प्रश्न होंगे और इकाई 1 से इकाई 8 तक, यानी डीएलएड विषय से संबंधित 8 इकाई से प्रश्न आएंगे। तो बारी बारी से सभी इकाई को पढ़ेंगे। तो इकाई 1 में हम लोग फर्स्ट टॉपिक को पढ़ चुके हैं, बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। सेकेंड टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष पर चर्चा के साथ। तो ये दोनों टॉपिक के कंटेंट्स को पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड जो प्रश्न संभावित आ सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड टॉपिक शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इसी वीडियो में लास्ट में
इस टॉपिक से संबंधित MCQ क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं हम लोग, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेघा सूची। तो इस बात को भी जानना जरूरी है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेघा सूची तैयार करेगा। यानी भाग 1 एवं भाग 2 दोनों के आधार पर औपबंधिक मेघा सूची तैयार होगी, लेकिन प्राप्तांक समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय यानी भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेघा क्रम निर्धारित होगा। यानी डीएलएड विषय से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि औपबंधिक जो मेघा सूची है उसमें समान अंक होने पर भाग 2 यानी डीएलएड विषय का ही नंबर देखा जाएगा। और यदि डीएलएड विषय में अगर समान स्थिति बनती है तो उम्र, और उम्र में समानता यानी उम्र अगर सेम होगी तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आगे रहेगा। तो अब बिना देर की अब चलते हैं इस टॉपिक के कंटेंट्स को देखते हैं। जैसा कि आप इकाई 1 टॉपिक 3 शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ, तो इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहां डीएलएड विषय से संबंधित इकाई 1 टॉपिक 3 को देखेंगे। इसमें शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थान का मतलब यहाँ पर विद्यालय आएगा, में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वह स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यानी शिक्षा तभी सार्थक मानी जाती है, हम सभी जानते हैं, कि जब व्यवहार में परिवर्तन शुरू होने लगती है। इसके बाद शिक्षा का अर्थ जो है उद्देश्यपूर्ण और प्रगतिशील समायोजन की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और यह प्रगतिशील होती है। यानी जैसे जैसे हमारे अंदर शिक्षा का समावेश होते जाता है उस तरह से हम में प्रगति परिलक्षित होने लगती है। एडम्स और रॉस के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी ये जो मनोवैज्ञानिक हैं एडम्स और रॉस, इनके अनुसार शिक्षा जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और शिक्षक शामिल होते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक एडम्स और रॉस के अनुसार जो है शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और शिक्षक शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी, इनके अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा यानी पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम आता है, समाज जिसके अंतर्गत बच्चे आते हैं और विद्यालय जिसके अंतर्गत शिक्षक होते हैं शामिल हैं। तो जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षा है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे समाज शास्त्रियों ने समाज शास्त्रियों ने समाज को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। इससे पहले हम लोग शिक्षा से रिलेटेड जाने, अब हम लोग समाज के बारे में जानते हैं कि समाज के बारे में जो है समाज शास्त्रियों ने किन किन रूपों में परिभाषित किया है। तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार जो है शिक्षा से अभिप्राय है कि शिक्षा के द्वारा ही मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास होता है। यानी महात्मा गांधी जी का मानना था कि मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास यानी सबसे अच्छा विकास जो है ये शिक्षा ही कर सकता है। इसके बाद सेकंड देख पा रहे होंगे कलिंग वुड का मानना है कि समाज एक प्रकार का ऐसा समुदाय है जिसके सदस्य अपने सामाजिक जीवनचर्या के प्रति जागरूक तथा समान उद्देश्यों एवं जीवन मूल्यों द्वारा संबंध हो। यानी कलिंग वुड का मानना था कि समाज जो है एक प्रकार का ऐसा समुदाय है, ऐसा कम्युनिटी है जिसके सभी सदस्य अपने सामाजिक जीवनचर्या के प्रति यानी जो उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य होते हैं उसके प्रति जागरूक एवं समान उद्देश्य एवं जीवन मूल्यों द्वारा संबंध होती है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जॉन डीवी के शब्दों में
अपने समग्र रूप में शिक्षा प्रजाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति की संभाव्यता से यानी आरंभ होकर आगे बढ़ती है। इसका आशय है कि बालक को असली शिक्षा अपने समाज से ही प्राप्त होती है। यानी जॉन डीवी का मानना था कि बालक को असली शिक्षा जो है वो समाज से ही मिलता है। यानी जो समाज से हटकर रहेंगे उनकी शिक्षा जो है अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के हम लोग जो शिक्षा लेंगे वो अधूरी रह जाएगी, या यूँ कहें कि हमें शिक्षा मिल ही नहीं सकती है। समाज से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे चैम्पमैन एवं काउंट्स के अनुसार चैम्पमैन एवं काउंट्स के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्व में बढ़ती हुई जटिलताओं के मध्य असहाय व्यक्ति की सहायता करना ही समाज का कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देख पा रहे होंगे शिक्षा जो है समाज को एक व्यवस्थित तथा संतुलित दिशा प्रदान कर उसे सभी प्रकार से संपन्नता प्रदान करती है। यानी शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को व्यवस्थित संतुलित दिशा प्रदान कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देख पा रहे होंगे बालकृष्णन जोशी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण जो है विधानसभा, न्यायालय और फैक्ट्री में नहीं होता है, बल्कि विद्यालय में ही होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वो राष्ट्र की प्रगति निर्माण में वो बहुत ही सहायक होती है, और यह जो है विद्यालय में ही संभव है। अब हम सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शिक्षा का सामान्य कार्य। तो शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर प्रेम, घृणा, जिज्ञासा और ज्ञान के साथ भाषा विकास जैसे सामान्य कार्य करता है। यानी शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर प्रेम, घृणा, जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा और ज्ञान के साथ साथ जो भाषा का विकास होता है वो शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसके बाद शिक्षा के मानवीय जीवन में क्या कार्य हैं, तो राधा कृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार जो है शिक्षा मानवीय होनी चाहिए एवं शिक्षा जो है मानव को जीवन जीने के लिए तैयार करे। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था। संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए सक्षम बनावे, और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमारे जीवन में संघर्ष और कठिनाई आए तो हम उसका सामना कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे सामाजिक जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं, तो अनुकूलनशीलता, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन, संस्कृति सभ्यता की रक्षा करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। यानी एक शिक्षा से परिपूर्ण व्यक्ति ही समाज में अनुकूलन यानी समाज में अपने आप को ढाल सकता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है एवं सभ्यता संस्कृति की रक्षा कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय कार्य के लिए शिक्षा, जैसे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना, कुशल नेतृत्व, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक के साथ नैतिकता का प्रशिक्षण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाती है। यानी जिसके अंदर शिक्षा होगी उसी के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम होगी, राष्ट्रीय भावना जागृत होगी और उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो सकती है, और यह जो है शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसके बाद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो दो बिंदु दिया हुआ है समाज का विद्यालय पर प्रभाव और विद्यालय का समाज पर प्रभाव। ये दोनों फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी समाज का विद्यालय पर क्या प्रभाव है और विद्यालय का समाज पर क्या प्रभाव है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इन दोनों बातों को हम लोग को समझना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहला आप लाइन देख पा रहे होंगे समाज का विद्यालय पर प्रभाव, यानी जो हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ के उस विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो समाज विद्यालयों को निम्न रूपों में प्रभावित करता है जो हम लोग नीचे देखेंगे। सबसे पहला है सांस्कृतिक प्रभाव यानी कल्चरल इन्फ्लुएंस। विद्यालय जो है शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति से प्रभावित होती है जिसमें वह स्थित है। यही नहीं, पूरे विद्यालय परिवेश में उस समाज की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है।
यानी जिस समाज के अंदर वह विद्यालय है, उस समाज का जो है, उस समाज के अंदर जो संस्कृति और सभ्यता का गुण है, और उसी समाज के बच्चे उस विद्यालय में जा रहे हैं, तो उस समाज का बहुत ही प्रभाव पड़ता है उस विद्यालय पे, क्योंकि जो बच्चा है उस समाज से ही आएगा, और वह बच्चा समाज में जिस प्रकार से उसका लालन पालन हो रहा है और उसके साथ व्यवहार हो रहा है, वह वही व्यवहार विद्यालय में जाकर भी करेगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे सेकंड, राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। समाज की राजनीतिक विचारधारा जो है विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन व प्रशासन को प्रभावित करती है। यानी समाज के अंदर जो राजनीतिक प्रभाव है, उसका प्रभाव भी विद्यालय पर पड़ती है। जो विद्यालय शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, और जो अनुशासन होता है, उस समाज, जिस समाज के बच्चे वहाँ पे उस विद्यालय में आ रहे हैं, उस विद्यालय को भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। यदि समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वहाँ के विद्यालय से भी सुविधाओं में संपन्नता होती है। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो विद्यालय इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। ये हम सभी आए दिन भी देखते हैं। यदि समाज की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है तो उस विद्यालय में सुख सुविधाओं की संपन्नता होती है, यानी उस समाज में जो रहने वाले लोग हैं वो उस विद्यालय में जो कमियां होती है उसे पूर्ति करने में सक्षम होते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं कि उस विद्यालय के लिए जो भी जरूरी वाले चीज़ हैं उस ज़रूरत को पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जो है सामाजिक समस्याओं के समाधान व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है, और यह विद्यालय में ही संभव है। अतः विद्यालय जो है पाठ्यक्रम में इसी विषय सामग्री को स्थान दिया जाता है जो इसमें सहायक होती है। यानी विद्यालय में जिस समाज के अंतर्गत वो विद्यालय आ रही है तो वहाँ पे देखी जाती है कि कौन सी सामाजिक समस्या आ रही है, और उस समस्या का समाधान जो है उस विद्यालय से आसानी से मिल जाता है। अब हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेकेंड पॉइंट, जो विद्यालय का समाज पर प्रभाव था, यानी विद्यालय का समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो विद्यालय जो है समाज को निम्नलिखित रूपों से प्रभावित करती है। सबसे पहला, संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। किसी भी समाज की संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वह आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती रहे, यह कार्य विद्यालय ही करते हैं। यानी समाज के अंदर जो सभ्यता संस्कृति है, उस समाज के अंदर जो सभ्यता संस्कृति है उसको जीवित रखने का काम जो है वो विद्यालय ही करता है, क्योंकि उस समाज के अंदर जो बच्चे हैं उसके सभ्यता और संस्कृति को शिक्षक विद्यालय में समझकर उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे समाज का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करते हैं जिससे उत्पादन में गुणात्मक व परिणात्मक सुधार होता है और समाज का आर्थिक विकास होता है। अब हम लोग देख पा रहे होंगे सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। यानी समाज की प्रगति के लिए नवीन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकारना आवश्यक है। विद्यालय विद्यार्थियों में नवीन सोच का विकास करते हैं, उनकी रूढ़िवादिता व अंधविश्वासों को दूर करते हैं, और इस माध्यम से समाज के अंदर बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन होता है, और यह विद्यालय से ही संभव है। इसके बाद सामाजिक प्रगति देख पा रहे होंगे, सोशल प्रोग्रेस देख पा रहे होंगे। विद्यालय जो है समाज को शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, प्रबंधन तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। यानी जिस कैटेगरी के बच्चे होते हैं, यानी यदि उसको मेडिकल लाइन में पसंद होता है तो उसको उसी के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। जो इंजीनियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस बच्चे को उसी प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो ये जो है उद्योग, चिकित्सा, प्रबंधन, अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो है ये विद्यालय ही उपलब्ध कराती है, और यह कार्य जो है उस विद्यालय के शिक्षक करते हैं, जिससे समाज को प्रगति की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है।
तो अभी हम लोग ने इकाई 1 के टॉपिक 3 जिसमें शिक्षा, विद्यालय और समाज की अंतर संबंधों की समझ देख पा रहे थे कि शिक्षा, विद्यालय और समाज के अंदर जो इंटरकनेक्टेड है उसमें समाज को क्या मिलता है, समाज विद्यालय को क्या देती है और विद्यालय समाज को क्या देती है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस है जो हम सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इकाई 1 के टॉपिक 3 जो DELED विषय से संबंधित है, शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि विद्यालय दर्पण होता है। तो विद्यालय जो दर्पण होता है वो समाज का दर्पण होता है। विद्यालय जो है समाज का दर्पण होता है, यानी जिस समाज के अंतर्गत वो विद्यालय है और उस समाज का गुण जो है उस विद्यालय में साफ साफ नज़र आती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, यह किसका कथन है। तो हम लोगों ने कंटेंट्स में देखा है कि ये मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का मानना है कि विद्यालय जो है समाज का रूप होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पर दो क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 है कि समाज की राजनीतिक विचारधारा विद्यालय के किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यानी समाज की जो राजनीतिक विचारधारा होती है वो विद्यालय के किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो शिक्षा के उद्देश्य को भी प्रभावित करती है, अनुशासन को भी प्रभावित करती है। तो एक या एक से अधिक हो गया, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जो है समाज की किन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। तो ये आपको होनी चाहिए सामाजिक और सांस्कृतिक। यहाँ भी एक से अधिक हो गया, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चों में विकास करना है। तो सामाजिकता का भी विकास होती है और नैतिकता की भावना की भी विकास होती है और विश्व बंधुत्व की भी भावना यानी राष्ट्रीयता का भी विकास होती है। तो यहाँ भी एक से अधिक हो जा रही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। और इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 भी देख पा रहे होंगे कि सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन है। तो ये शिक्षा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी इस स्लाइड पर भी दो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा समाज की किस तरह की व्यवस्था है। यानी शिक्षा जो है समाज की किस तरह की व्यवस्था है। ये उप व्यवस्था है, जटिल व्यवस्था नहीं है, सामान्य व्यवस्था भी नहीं, अनौपचारिक व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है औपचारिक व्यवस्था है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है। यह कथन जो है वो विवेकानंद का है। यानी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यहाँ भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9, और यदि आपको वीडियो साफ नज़र नहीं आ रही होगी तो अपने मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। दाहिने तरफ सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ से अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इनमें से क्या सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य नहीं है। ऑप्शन में बताना है कि इनमें से क्या जो है सामाजिक जीवन में शिक्षा का कार्य नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होना चाहिए वो डी ऑप्शन होना चाहिए, सामाजिक हित को व्यक्तिगत हित के समकक्ष रखना। ये नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे कि विद्यालय जो है शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम किससे प्रभावित होते हैं। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम जो है किससे प्रभावित होते हैं।
तो होते हैं समाज की संस्कृति से। समाज की संस्कृति से बहुत ही प्रभावित होते हैं विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम। और यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में विद्यालय शिक्षा में किस विषय को पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और इसके बाद इसी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 12 भी देख पा रहे होंगे कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए U++ शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय। और यहाँ भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 2 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे कि बुनियाद का संबंध किस राज्य या केंद्र सरकार के शासित प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दिल्ली सरकार। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे कि छात्रों के बीच डिजिटल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और संबद्ध तथा असंबद्ध क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा जून 2021 में शुरू की गई योजना का नाम निम्न में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यूनटैब। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ शिक्षार्थियों का सामर्थ्य नहीं माना जाता है। तो वे समझने के बजाय याद करने पर विश्वास करते हैं, तो इसको नहीं माना जाता है। ऐसे भी शिक्षा से जब भी शिक्षक में भी प्रश्न देखते होंगे तो वहाँ नहीं वाला जो है वो गलत ही हो जाता है। और याद करने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो गलत होता है। और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक भाषा कक्षा में यदि एक शिक्षक केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच समानता और अंतर को इंगित कर रहा है तो उसका शिक्षण स्तर जो है किस स्तर पर है। तो समझ का स्तर पर है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में समानता और अंतर को अगर इंगित कर रहा है तो उसका शिक्षण जो है मानकर चलेंगे कि समझ के स्तर पर है, यानी वो समझाने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो भी MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में किया गया है उन सभी का सटीक एवं सही आंसर दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी वीडियो इस चैनल से अपलोड होगी तो आपको तक उसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। तो और मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इकाई 1 के टॉपिक 1 और 2 को भी देख लीजिएगा। और नहीं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो DLED विषय से संबंधित जो भी कंटेंट्स और क्वेश्चन है उन सभी वीडियो का लिस्ट आपके पास मिल जाएगा। आप सभी वीडियो को देखें और जुड़े रहें। धन्यवाद।